कैसे हैं भाई? कल एसए के क्लास में हमने कहा था कि प्रीति गुड इवनिंग, मनीष खुश रहिए। हमने कहा था कि यूपीएससी में जो क्वेश्चन पॉलिटी में आया है, प्रियंका हैं गुड इवनिंग, स्मिता हैं गुड इवनिंग, उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, फिर आगे क्लास करेंगे। ऐसी बात हुई थी। आप लोगों में से जो लोग वहाँ जुड़े हुए थे उनको मालूम होगा। ब्रज किशोर गुड इवनिंग। पॉलिटी में इस बार यूपीएससी में 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो समझो कि 1/5वां हिस्सा विकास है गुड इवनिंग, नवदीप है खुश रहिए। 1/5वां हिस्सा पॉलिटी है और प्रश्न थोड़े औसत हैं, ऐसा लड़कों का कहना है। थोड़ा सा दिख भी रहा है, हालांकि क्वेश्चन उलझाव भी है इसमें, इसलिए लड़के ये बोल रहे हैं कि कट ऑफ पिछली बार से अधिक जाएगा। पिछली बार तो शायद 74 पर ही हो गया था। इस बार उम्मीद किया जा रहा है कि 90 वगैरह जाना चाहिए, या लेकिन 100 पार नहीं करेगा। 50% से कम पर ही यूपीएससी का प्री क्वालिफाई लोग करते हैं, मेंस लिखते हैं। मेंस में भी 50% से कम मार्क्स आने पर ही इंटरव्यू देने का मौका मिल जाता है, और फाइनली भी 50% से कम है तो आप सिविल सर्विसेज यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। स्वाभाविक है, स्तर होता है, लेवल होता है, प्रश्न बनाने में पसीने छूटते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन जो था, जिस सेट से हमको मिला, हमने उसी ढंग से क्वेश्चन को ये किया है। दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग बने? नहीं, पहला परिसीमन आयोग जो बना था 1952 में बना था, है ना। जब पहली बार परिसीमन हो रहा था, अभी आप लोगों ने परिसीमन नहीं पढ़ा है। 53% प्रीवियस ईयर में टॉप था। अरे 53% यूपीएससी का समझ रहे हो बेटा, बहुत बड़ी बात होती है। नहीं, दूसरा जो बना था वो 1963 में बना था, तीसरा 1973 में बना है, और चौथा 2001 में प्रावधान किया गया था 84वें संशोधन के द्वारा। गठन 2004 में हुआ। उसने अपना काम 2008 में पूरा किया था, और उस परिसीमन के आधार पे पहला लोकसभा चुनाव 2009 में हुआ था। तो 2004 कर दीजिए, गठन उसी समय हुआ था, तो ये 4 हो जाएगा, 4 बना है। दूसरा क्वेश्चन जो था, 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन हुआ? ये तो आप पढ़े हैं। नहीं, 3 भाषा जोड़ी गई थी। ये तो क्वेश्चन बनना चाहिए था, है ना। टेस्ट सीरीज पे मत जाइए, यही तो बड़का दिक्कत है। आप ना बताइएगा कि कितना हुआ है, कि हम बोले कि 100%। ये आपको ना देखना है, और टेस्ट से नहीं, पढ़ाई से क्वेश्चन लड़ता है। जो टेस्ट मार के चाहते हैं कि यूपीएससी तो संभव है नहीं, बीपीएससी भी नहीं होगा। ये आपको तय करना है, आपको बताना है ब्रज किशोर की जो पढ़े आप, उससे कितना क्वेश्चन लड़ा है, ये आपको तय करना है, आपको बताना है। हम कैसे बता दें, है ना। तो क्या था ये? मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, ये 3 था ना। मैथिली किससे जोड़ा गया था? 92वां संशोधन के द्वारा, नहीं, जो 2003 में हुआ था। इसलिए विकल्प क्या हो जाएगा? 1, 2, 3।
आप हमसे पूछते हैं, हम तो टेस्ट का सेट मारने का, टेस्ट मारने का हम पढ़ाई का सबसे गंदा तरीका मानते हैं। नहीं, पढ़िए और मूल्यांकन के लिए एक दिन टेस्ट दीजिए सप्ताह में। आजकल बच्चे पढ़ते नहीं है, टेस्टें देके चाहते हैं कि हम आईएएस बन जाएं, एसडीएम बन जाएं। संभव नहीं है भाई। पढ़िएगा, क्वेश्चन बनेगा ही। टेस्ट मारिएगा, मूल्यांकन के लिए होता है। स्कोर बढ़ाना है तो पढ़ना पड़ेगा। टेस्ट से स्कोर नहीं बढ़ते हैं, है ना, वो केवल हवाबाजी है। सप्ताह में एक दिन टेस्ट दीजिए। तीसरा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारतीय जनसंघ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे? नहीं, जो 1953 में कश्मीर में मर गए थे, भारतीय जनसंघ के ही थे। सोशलिस्ट पार्टी, इसके संस्थापक सी राजगोपालाचारी नहीं थे। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। 1934 में बना था, बंबई में उद्घाटन हुआ था, गठन हुआ था। जयप्रकाश नारायण और मीनू मसानी भी इनसे जुड़े हुए थे। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, इसका गठन जगजीवन राम ने किया था 1977 में। बाद में हालांकि जनता पार्टी में विलय हो गया था। और स्वतंत्र पार्टी का गठन 1959 में सी राजगोपालाचारी ने किया था, 1959 में। तो भारतीय जनसंघ, यही भारतीय जनसंघ का ही अभी का वर्तमान संस्करण बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है। 1980 में बना, 6 अप्रैल शायद है। तो एक तो ये सही है और दूसरा ये सही है, यानी 2 विकल्प सही है। 2 युग्म जो है सही सुमेलित है, 2 सुमेलित सही नहीं है। भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथन, ये सब क्वेश्चन, इसी सब को देखकर बच्चे बोल रहे थे। हम सेंटर पे गए थे एक जगह, बच्चे बोल रहे थे कि सर कट ऑफ कम जाएगा, सॉरी कट ऑफ बढ़ेगा। तो हमको लगा कि पॉलिटी को ही देख के कह रहे हैं, क्योंकि पॉलिटी बच्चों में थोड़ा सा ज़्यादा, जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, थोड़ा पॉलिटी में। जयप्रकाश नारायण थे उसमें, मीनू मसानी भी थे, लेकिन आचार्य नरेंद्र देव मुख्य भूमिका निभा रहे थे। ऐसे भी भारत में समाजवाद के पुरोधा में जेपी का नाम तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इनसे बड़ा नाम आचार्य नरेंद्र देव का है। और फिर बाद के वर्षों में राम मनोहर लोहिया का हुआ, है ना। नगरपालिका की शक्ति या नगरपालिका का सही है क्या जी? 9 क में है, अगर ऐसे लिखा जाएगा, ए में है। आपात उपबंध पढ़े अभी हम लोग नहीं है, 18 में है, नहीं। और संविधान से संशोधन भाग 20 में है। तीनों सही हो गया ना, तो तीनों सही है। कौन सा कथन सही है? अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य, ये संघ सूची का विषय है। ये क्वेश्चन जो है ना, बहुत अंदर जाकर पूछ दिया, एकदम घुस कर पूछ लिया। इतना फैक्ट्स को याद रखना संभव नहीं है। तो ऐसे, क्योंकि मान लो कि 100 लिस्ट है, 100 याद नहीं रह सकता है ना। उसमें से मान लो 20-25 जो कॉमन है याद रहेगा, लेकिन सबको याद रखना इतना आसान नहीं है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन पर उलझना नहीं है। अब पूरा बैठ कर लिस्ट मत याद करना, एक क्वेश्चन की कुर्बानी देनी पड़ेगी। आज कुर्बानी का दिन है अभी, तो एक क्वेश्चन की कुर्बानी, लेकिन इसके लिए लिस्ट रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100 उसमें भी ये भी है, फिर 61, फिर 54। तो मिला जुला कर ये 200 सवा 200 विषय रटना अव्यवहारिक बात है। आप पूछिए, हमसे नहीं बनेगा, नहीं।
अंतर्राज्यीय प्रवासन, ये भी गलत हो गया, ये भी संघ सूची का है। इस संगरोध शब्द है, इसके लिए अंग्रेजी में किसी शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन संगरोध शब्द सूची में है लिखा हुआ, हमने खोजा था इस क्वेश्चन को, तो ये है संघ सूची में, ये सही है। और निगम कर, हम हाल ही में हम लोग पढ़े हैं, वित्तीय संबंध में हमने पूछा भी था कि निगम कर क्या है, नहीं, और निगम क्वारंटाइन शब्द है, हाँ शायद क्वारंटाइन शब्द ही सही है। तो ऐसी स्थिति में निगम कर जो है हमने पूछा भी था कि क्या होता है, आप लोग नहीं बताए थे, फिर हमने बताया था कि कंपनियों के लाभांश पर जो कर लगते हैं वही निगम कर कहलाता है। और ये पूरी तरह 100%, फिर हमने जो वो लिस्ट हम लोग 5-6 प्रकार के जो कर पढ़े थे, संघीय कर के उदाहरण में हम लोगों ने पढ़ा था कि निगम कर संघीय कर है, निगम कर और सीमा शुल्क 2 को हम लोग शामिल किए थे ना। तो ये पूरी तरह ये संघ का कर है, संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का नहीं है। तो यहाँ राज्य विषय है तो ये गलत हो जाता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये है, केवल सी सही है इसमें। ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने, ये सब क्वेश्चन देखकर ही बच्चे बोल रहे थे कि लाभांश होता है, शुद्ध लाभ शब्द का प्रयोग नहीं है नवदीप, लाभांश पे लगने वाला कर कहा जाता है। ठीक है, यही सब क्वेश्चन देख के बच्चे कह रहे थे कि कटअप जाएगा, उम्मीद है कि जाना भी चाहिए, नहीं तो 19 मत कहो भाई, शिवशंकर कहां फंस गए, डी होगा, सी नहीं होगा। ठीक है, 15 नहीं है, सामाजिक समानता नहीं है, अवसर की समानता नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, आर्टिकल 21 का हिस्सा है, नहीं, निष्ठा का अधिकार। पुट्टा स्वामी वाले मामले में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 का हिस्सा शिवशंकर बनाए हैं, 19 का नहीं। 19 में जो दोनों में शामिल है वो है समलैंगिकता, व्यभिचार, ये दोनों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में भी शामिल है और स्वतंत्रता पूर्वक जीने के अधिकार में भी शामिल होता है। तो वहां के लिए ये होगा, यहां के लिए आर्टिकल 21 होगा। ठीक है ना। लोकसभा में आचार संहिता के संबंध में ये हम लोग नहीं पढ़े थे, क्वेश्चन कहीं कहीं थोड़ा सा अंदर घुसा है। ये आचार संहिता जो है 2000 में शायद बना है और तदर्थ या एडहॉक नहीं है, नियमित समिति है। एडहॉक होता है कि कार्य विशेष के लिए गठित हुआ, कार्य हो गया, समाप्त हुआ, अस्थायी समिति। ये अस्थायी या नियमित समिति है। एक बात तो ये जो है गलत है। केवल लोकसभा का सदस्य ही किसी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है, ये वर्तमान के संदर्भ में सही कहा गया है। शुरुआत में इसमें प्रावधान ये किया गया था कि आम जनता को अधिकार दिया गया था कि शिकायत करे, लेकिन इसके दुष्परिणाम सामने आ गया कि किसी पर भी, चूंकि माननीय होते हैं तो माननीयों पर, पब्लिक सार्वजनिक जीवन के व्यक्ति होते हैं, तो अनर्गल आरोप लगाया जाता था। तब बाद में संशोधन हुआ है और संशोधन होकर यह प्रावधान किया गया कि केवल लोकसभा के सदस्य ही इनके विरुद्ध शिकायत करेंगे। और तीसरी बात कि कोई भी मामला अगर न्यायालय के पास है, न्यायालय में विचाराधीन है, तब ये इस पर कोई विचार नहीं करेंगे, क्योंकि इससे संसद और न्यायपालिका के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो 2 और 3 सही है, तो ये वाला विकल्प सही होगा।
ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि थोड़ा बढ़ना भी चाहिए इस बार। हालांकि अन्य विषय भी मायने रखेगा, केवल पॉलिटी से तो डिसाइड होगा नहीं। तो आप लोग जानते हैं डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, सीधे आंसर है, आंसर आपको याद है नहीं तो आंसर ही याद रहेगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पढ़े हैं हम लोग, हालांकि नीचे वाले पर विचार नहीं हुआ था उस समय। ब्रिटिश भारत यानी भारतीय प्रांतों, देशी रियासतों को मिलाकर भारत एक संघ बनेगा, यह विकल्प सही है। लेकिन रक्षा एवं विदेश संबंधी मामलों पर संघीय विधानमंडल को न सौंप के इसे गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया, तो यह विकल्प गलत हो जाता है। इसलिए आंसर केवल ए होगा। ठीक है। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किनके द्वारा संविधान के किसी पढ़े नहीं है। संविधान संशोधन की क्या परिभाषा होगी? क्या परिभाषा दे सकते हैं भाई? कोई आदमी एक आदमी दीजिए। उस समय पढ़ेंगे तो बजाबता लिखेंगे हम लोग इस बात को। अभी थोड़ा सा क्योंकि क्वेश्चन आगे आया हुआ है, तो थोड़ा सा कोई एक आदमी एक लाइन में लिखकर भेजो। नवदीप हैं, शिवशंकर है, नवाब भी जुड़े हुए हैं। नवाब, आपको बकरीद की ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं हैं मेरी ओर से। कोई आदमी संशोधन कहते किसे हैं? संविधान संशोधन जो भाग 20 में है, अभी तक 106 संशोधन किए जा चुके हैं। परिवर्तन एक लिखे हो, लेकिन 1/3 आंसर है यो। संविधान में किसी बात बीसी हम नहीं पूछ रहे हैं, हम संविधान की हम परिभाषा पूछ रहे हैं कि संविधान संशोधन क्या होता है। बी आप कह रहे हैं। संविधान संशोधन होता क्या है? संविधान में किसी बात को जोड़ना, हटाना और दिए गए प्रावधानों में परिवर्तन करना संविधान संशोधन कहलाता है। हमने 4 अनुसूची जोड़ी है ना, 9, 10, 11, 12, सब संविधान संशोधन है नहीं। पहले के द्वारा 92 के द्वारा 73 जोड़े हैं ना जी, तो जोड़ना भी संशोधन है। किसी बात को हटाना यह भी संशोधन है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया 44वें संशोधन के द्वारा नहीं। और दिए गए परिवर्तन में, दिए गए प्रावधान में परिवर्तन भी करते हैं, वो संशोधन कहलाता है नहीं। तो परिवर्धन यानी जोड़ना, बदलना, निरसन, हटाना, समाप्त करना, ये तीनों ना संशोधन है। किसी ने बी लिख कर भेजा था, कैसे बी पर पहुंच गए थे, है ना। सेट बनाने वालों के साथ यही समस्या होती है, सीधे आंसर पर पहुंच जाते हैं। संशोधन होता क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, आंसर हम जानते हैं नहीं। इसलिए नहीं कंसेप्ट बन पाता है। जब तक कंसेप्ट नहीं बनेगा, कंसेप्ट पढ़ने से बनता है, सेट मारने से नहीं बनता है। इस गलतफहमी में मत रहिए। जब तक कंसेप्ट नहीं बनेगा, सिविल सर्विसेज को क्रैक करना इतना आसान नहीं है। जब कोई भी व्यक्ति सफल होता है सिविल सर्विसेज में, उसको देश चलाने की जिम्मेवारी दी जाती है, और देश चलाने की जिम्मेवारी सेट मारने वालों को नहीं दिया जाएगा। कैसे देखो ट्रेंड बदल दिया। अध्ययन करके बैठ कर ही आप देश चलाने की जिम्मेवारी स्वीकार कर सकते हैं, तभी आप में क्षमता आएगी। नेता लोग जो हैं वो थोड़ी तो देश चलाते हैं, देश तो ब्यूरोक्रेट चलाता है। वो सारी योजनाएं जो बनाते हैं, सारी नीतियां बनाती हैं, उसको मूर्त रूप कौन देता है? नौकरशाह। आपको नौकरशाह ही बनना है ना, ठीक है।
संसद में धन विधेयक निम्नलिखित कथनों में से क्या सही है? देखो, पढ़ाते समय 110 पे चर्चा हुई थी। 110 धन विधेयक है, लेकिन उसको पारित कराने की प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया पूरा पढ़े थे हम लोग, लेकिन पारित कराने की प्रक्रिया का उल्लेख किस विधेयक में है, किस अनुच्छेद में है, यह हमने नहीं बताया था आपको। बात सही है। देखो, 110 में धन विधेयक की परिभाषा है, लेकिन उसके पहले ही 109 में उसकी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से पारित होगा। वो जो प्रक्रिया हम लोग पढ़े थे ना, कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में पेश होगा, लोकसभा साधारण बहुमत से पारित करेगी, राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा ये कर सकता है, 14 दिन रोक सकता है। तो इतनी बातें जो हम लोग पढ़े थे, वो सब का उल्लेख अनुच्छेद 109 में ही है। ठीक है, 109 में है। और साधारण विधेयक, इसको यहां जान लीजिए कि साधारण विधेयक जिससे विधि का निर्माण होता है, उसको पारित कराने की प्रक्रिया 111 में। यहां भी प्रक्रिया है साधारण विधेयक की। तो अनुच्छेद 110 में सही है, धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं होगा, यह भी सही है। राज्यसभा या तो धन विधेयक को अनुमोदन दे सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, अस्वीकार भी किया जा सकता है। विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अस्वीकार करने का उसके पास अधिकार है ना। इसलिए यह विकल्प गलत हो जाता है। राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाव गए संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा। ये 4 बातें हम लोग पढ़े थे ना। स्वीकार कर सकता है, दूसरा स्वीकृति नहीं देगा, विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तीसरा संशोधन के साथ स्वीकृति देगा, लोकसभा मानने को बाध्य नहीं है, चौथा 14 दिन तक कोई निर्णय नहीं लेगा, तब मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने विधेयक को उसी रूप में स्वीकार कर लिया है जैसा कि लोकसभा ने उसके पास भेजा था। यानी स्वीकार करने की बाध्यता नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। नवाब, आप गलत हैं, आंसर पर मत पहुंचिए, है ना। ये पूरा का पूरा तरीका ही गलत है। ठीक है, कम से कम एनालिसिस तो कीजिए। पढ़े हैं आप इस चीज को, फिर भी गलत। इस सेट का चक्कर है। पूर्वोत्तर परिषद, हालांकि पूर्वोत्तर परिषद अभी हाल में ही हम लोग पढ़े थे, 2002 का। ये अंदर घुसा है, बच्चों को परेशान इस क्वेश्चन में किया है। नहीं, क्योंकि ये विधि से संबंधित क्वेश्चन हो गया, संविधान से संबंधित है नहीं। तो 71 में बना था, यहां तक तो हम लोग पढ़े थे। नहीं, हाल ही में भी लगा 2-3 दिन पहले पढ़े हैं। और 2002 में संशोधन किया गया, तो संबंधित राज्य का राज्यपाल को जोड़ा गया है, सही है। मुख्यमंत्री को जोड़ा गया है, यह भी सही है। 3 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट होंगे, यह भी सही है। लेकिन इस चीज को नहीं है। ऐसे क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष गृह मंत्री होता है, लेकिन यहां यह नहीं उस संशोधन में कहा गया है कि राष्ट्रपति केंद्रीय गृह मंत्री को इसका अध्यक्ष नियुक्त करेंगे, ऐसा कुछ नहीं उल्लेख है। इसलिए ये, हालांकि इसका आंसर क्या आएगा हमको भी इंतजार रहेगा, लेकिन इस चीज का वहां उल्लेख है नहीं। हमने अधिनियम देखा है, क्योंकि मेरे लिए भी थोड़ा नया था ये, तो देखना जरूरी था। वो चौथा वाला जो है वह स्पष्ट नहीं हो रहा है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तो आसान प्रश्न था। 18वीं, ये उपबंध 18वीं लोकसभा से प्रभावी होंगे, सही होगा जी। 2029 से प्रभावी होना है, 19वीं लोकसभा से। नहीं, 18वीं में प्रभावी नहीं है, तो गलत हो जाता है। अधिनियम बनने के बाद ही, अब हाँ ये सही है, 15 वर्षों के लिए ही होगा, फिर विचार किया जाएगा।
और अनुसूचित जातियों के लिए जो आरक्षित सीटें हैं 84 हैं अभी, उसमें से 1/3 उस वर्ग की महिला के लिए आरक्षित होगा। यह प्रावधान एससी में भी है, यह प्रावधान एसटी में भी है, दोनों में है। तो यह भी सही है ना। तो 2 और 3 सही है। करंट से क्वेश्चन था, प्रतिषेध रीट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया गया एक आदेश। प्रतिषेध पढ़े हैं आप लोग? नहीं, हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे मान लो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, किसके विरुद्ध जारी होता है? प्रशासन के विरुद्ध होता है ना। परमादेश, पुलिस अरेस्ट कर लिया, नहीं कोर्ट में पेश किया, जारी हो गया। परमादेश ये प्रशासन के विरुद्ध भी है और न्यायिक भी है, दोनों होता है। कार्य करने का आदेश दिया जाता है, कीजिए। और 2 पढ़े थे हम लोग, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। दोनों में क्या पढ़े थे? न्यायिक रीत है, जिसमें ऊपर का न्यायालय अपने से नीचे के न्यायालय को बाहर जाकर काम करने से, अधिकार क्षेत्र के बाहर जाने से, काम करने से, क्या है अस्मिता, उब रहे हैं क्या? ये पूछने का तो कोई तुक नहीं है कि कितना क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन चल ही रहा है तो गजब हाल है भाई। बस रेडीमेड इनको दे दीजिए, ये रटेंगे जाएंगे, क्वेश्चन बनेगा नहीं, फिर बाद में कहेंगे कि पढ़ाइए ठीक से नहीं हुआ। रोकना। तो निचली अदालत, देखो सरकारी अधिकारी को उसे किसी, ये तो नहीं होगा, सरकारी अधिकारी तो होंगे नहीं। संसद विधानसभा ये नहीं होगा, और ये सरकार के विरुद्ध है, नहीं तो है कहां? न्यायालय के विरुद्ध जारी होता है, न्यायालय ही जारी करता है, तो ऊपर में लिखा हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राज्य का राज्यपाल है जो राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है सही? अभी पढ़े नहीं है आप लोग। किसी भी जाति, जातीय समुदाय या उसके किसी भाग को अनुसूचित जाति या जनजाति में शामिल करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, घोषणा वही करेगा। ये दूसरी बात है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह पर ऐसा करता है, ठीक है। इसलिए ये राज्यपाल जो है वो नहीं करेंगे, गलत है ये। किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह दूसरे राज्य में ऐसा हो, ये बिल्कुल सही है। इसीलिए आप देखते होंगे कि कोई आरक्षित कोटे के लोग होते हैं, उनको अपने ही राज्य में आरक्षण की सुविधा है, दूसरे राज्य में जाने पर नहीं होता है ना। किसी को भी, एससी वाले को भी नहीं है, एसटी को भी नहीं है, अन्य जो ओबीसी क्लासेज हैं उनको भी नहीं है, ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको भी नहीं होता है, अपने ही राज्य में आरक्षण मिलेगा। तो केवल 2 हो जाएंगे। पढ़िएगा, ये सब आगे है पढ़ना। केंद्रीय बजट के संबंध में निम्नलिखित प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। सही है जी। हाँ, दूसरे राज्य में आप सामान्य श्रेणी में। गलत क्या है? प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री, फिर बजट पेश होने वाला है ही, संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं, है सही।
प्रधानमंत्री की ओर से नहीं रखते हैं। किसकी ओर से रखते हैं? राष्ट्रपति की ओर से रखते हैं। नहीं, राष्ट्रपति की ओर से रखा जाता है, प्रधानमंत्री की ओर से नहीं। क्योंकि अनुच्छेद 112 क्या कहता है? राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाएगा। तो किसकी तरफ से रखवाया? प्रेसिडेंट की तरफ से। तो ये गलत हो जाता है। केंद्रीय स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती है। यह आपने अनुच्छेद 113 में पढ़ा है, हम लोग पढ़े हैं कि राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही अनुदान की मांग लोकसभा में पेश किया जाता है। तो ये सही हो जाता है। भारतीय, ये पढ़े हैं ना, व्यापक शब्द याद है, जिसका मतलब क्या होता है? लैप्स, यानी समाप्त हो जाना। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने के पर व्यापक हो जाता है। याद है? व्यापक होता है ना, लैप्स होगा। ये सही हो गया। लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन के बाद व्यापक हो जाता है। ये क्वेश्चन दूसरा बार पूछा, इसके पहले भी पूछा था, है ना, कभी पूछे हुए हैं। तो गुड इवनिंग चंद्रदीप। तो क्या हुआ? अगर लोकसभा विघटित हुई, हमने बताया था ना कि 3 परिस्थिति होती है जब विधेयक समाप्त होता है, अन्य परिस्थितियों में समाप्त नहीं होगा। लोकसभा में पेश किया गया, लोकसभा में लंबित है, सब समाप्त होगा। राज्यसभा में पेश किया गया, राज्यसभा से पारित होने के बाद लोकसभा में लंबित है, तब समाप्त होगा। और तीसरा है ना कि लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित है, तब समाप्त होगा। इस तो पहला सही है, दूसरा भी सही है। कोई विधेयक जिसके संबंध में राष्ट्रपति ने सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी है, लोकसभा का विघटन हो जाने पर वह व्यापक हो जाएगा। नहीं, अगर राष्ट्रपति ने सूचना दे दिया है तब संयुक्त बैठक होगी नहीं, यानी विधेयक बचा रहेगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? 1 और 2। भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है। सही है? बिना मंत्री परिषद की सलाह के संसद का सत्र बुला सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। सत्र तो शुरू होने वाला है, अभी 24 से न है जी डेट। 27 को राष्ट्रपति का अभिभाषण है, फिर उस पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा। इतना ही करके बैठक सत्रावसान किया जा रहा है ना। मंत्री परिषद की सलाह पर ही करना होता है, इसलिए पहले मंत्री परिषद बनी है, फिर संसद का सत्र आहूत किया गया है। नहीं, सलाह देने वाला चाहिए ना, तो पहले सलाहकार नियुक्त हो चुके हैं, इसलिए गलत हो जाता है। सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन का निश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, यही बात होती है। सही है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा सदन का सत्रावास करने पर कोई वर्जन यानी रोक नहीं है जो सत्र में है, ये सही है। राष्ट्रपति ही जानना होगा क्योंकि वही करते हैं, मंत्रिपरिषद नहीं जानना है, तो फिर गलत होगा। और तीसरा, लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति असाधारण परिस्थिति में भी को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा, यह भी सही है। हम लोग लोकसभा में पढ़े थे ना, 17 लोकसभा अभी हाल में 17वीं भंग हुई। 17 लोकसभा प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही भंग हुआ है। राष्ट्रपति ने अभी तक अपनी ओर से कोई नहीं किया है। नहीं, 2 और 3। अब मान लो कभी ऐसा हो कि प्रधानमंत्री नहीं हो, उनकी सलाह न मांगी जाए, किसी प्रकार का संवैधानिक संकट हो, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में
ये विचार करना है कि अगर उसको हटाने संबंधी प्रस्ताव सदन में पेश है, हालांकि हमने इस चीज को नहीं बताया था, जिस समय उसके हटाने संबंधी प्रस्ताव सदन में विचाराधीन होता है उस समय वो सदन की अध्यक्षता नहीं करेगा, एक बात है। दूसरी बात, लेकिन वो सदस्य के रूप में सदन में रहेगा। और तीसरी बात, हटाने संबंधी विचार पर जब मतदान होगा तो उसे मतदान करने का भी अधिकार होगा, पहली बार में ही होगा। पीठासीन रहता है तब न निर्णायक मत देता है, अभी तो सदस्य के रूप में है, इसलिए वो पहली बार में ही मतदान करेगा। तो पीठासीन नहीं होगा, ये सही है। बोलने का अधिकार नहीं होगा, ये गलत है। बोल सकता है वह संकल्प पर प्रथमतः मत देने का हकदार नहीं होगा, ये भी गलत है। केवल एक सही है ना। 19 ही था, समाप्त हो चुका है।